Today we will learn some basics about design. So before designing, we need to know that basics. Okay. So first of all, we need to know about the codes. So which IS codes required for that RCC design? So first code is IS 456-2000. That is the main code for your RCC design. So plain and reinforced cement concrete code. And this code is very important code. Okay. Now इसके साथ IS 456 के साथ हम लोगों को एक और हैंडबुक मिलता है, दैट इज द डिजाइन एड, दैट इज SP16. सो यहाँ पे डिजाइन के रिलेटेड जितना हमें टर्म्स चाहिए वो मिल जाता है SP16 से. मतलब IS 456 का ही डिजाइन एड है तुम्हारा SP16. ओके. नाउ फॉर द लोड्स, लोड के लिए भी हम लोग कोड यूज करते हैं. सो लोड्स, क्या क्या लोड्स आ सकता है उसमें? डेड लोड आ सकता है स्ट्रक्चर में, लाइव लोड आ सकता है, अर्थक्वेक लोड आ सकता है, विंड लोड आ सकता है, स्नो लोड आ सकता है. ओके. सो लोड्स के लिए, लोड्स अदर देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक लोड को छोड़ के जो लोड्स है उसके लिए जो कोड है उसका नाम है IS 875. IS 875 1987. इसका 5 पार्ट है. IS 875 का 5 पार्ट है. सो पहले पार्ट 1 IS 875 पार्ट 1. सो यहाँ से मिलता है हम लोगों को डेड लोड के बारे में जानकारी. सो एक कोड बोलता है डेड लोड के बारे में, डेड लोड. फिर तुम्हारा यूनिट वेट, ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, इंक्लूडिंग योर RCC एंड PCC. ओके. नाउ दूसरा IS 875 पार्ट 2. इस कोड से हमें मिलता है इम्पोज्ड लोड के बारे में. इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड जो भी बोलो इसको, इम्पोज्ड लोड और स्लैश लाइव लोड भी बोल सकता है. ओके. नाउ पार्ट 3 जो है IS 875 पार्ट 3, ये सारा कुछ रोमन फॉन्ट में लिखा जाता है. पार्ट 2, पार्ट 3. सो पार्ट 3 says about wind loads. Okay. So write it down, then we will go to the next slide for the next codes. Okay. So write it quickly. Part 4 and part 4 बाद में लिखते इधर. So IS 875 पार्ट 4. पार्ट 4 से मिलता है स्नो लोड के बारे में. इफ वी वांट टू नो अबाउट द स्नो लोड, देन स्नो लोड के बारे में, बर्फ की वजह से जो लोड होता है. मे बी हम लोगों को ऐसा जगह पे कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ा जहाँ पे बर्फ, पर्टिकुलर सीजन में बर्फ जमता है, तो उस केस के लिए, उस स्नो के लिए कितना लोड हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे स्ट्रक्चर में, वो हमें IS 875 पार्ट 4 से मिलता है. एंड वी हैव अनदर पार्ट ऑफ IS 875 पार्ट 5. पार्ट 5 दैट इज फॉर स्पेशल लोड्स एंड कॉम्बिनेशंस. अगर यूज करेंगे तो उसके लिए एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए. Load combination in the sense different kind of loads like snow load, earthquake load, snow load, wind load, या फिर snow load, imposed load. So the combination and the special kind of load. Special kind of load, that is means other than your dead load, imposed load, wind load, snow load, other than this load like impact load आ सकता है, burst load. So for this थोड़ा सा हमें ज्ञान वहां से मिलता है कि कैसे उसको डिजाइन में इनकॉर्पोरेट किया जाए. सो हुआ. अभी अर्थक्वेक को देखो नहीं लिया था, तो अर्थक्वेक के लिए भी एक कोड आता है. अर्थक्वेक के लिए कोड आता है एक
that is IS 1893 2000 नहीं 2002 लेटेस्ट कोड आया है। जनरली ये इसका जो पार्ट 1 है वही यूज होता है। दैट कोड इज फॉर अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक कोड भी बोल सकता है। So basically we need these codes for a complete RCC design. Okay, क्या कोड चाहिए एक बार देख लेते हैं। IS 456 2000 that is the main code for your plain and reinforced cement concrete. Okay, now उसके साथ एक डिजाइन एड मिलता है that is SP16। यहाँ से बहुत सारा डेटा ऐसा मिलता है कि हम लोग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लोड्स के लिए अदर देन अर्थक्वेक 875 यूज होता है। 875 पार्ट 1 डेड लोड के लिए, पार्ट 2 इम्पोज लोड और लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, पार्ट 4 स्नो लोड, पार्ट 5 स्पेशल लोड एंड कॉम्बिनेशंस, एंड फॉर द अर्थक्वेक we use IS 1893 2000। okay, now अभी लिख लिया है। okay, so now we learn about how to calculate a self weight, मतलब डेड लोड। सो डेड लोड को निकालेंगे कैसे, किसी भी सेक्शन का भी डेड लोड चाहिए। लाइव लोड तो डायरेक्टली कोड से मिल जाएगा कि डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन क्राइटेरिया और डिपेंडिंग ऑन योर बिल्डिंग कि किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो एक लाइव लोड का आइडिया मिल जाता है वहाँ पे कि कितना क्राउडेड हो सकता है या फिर फोरकास्टिंग करके मिल जा सकता है। पर बेसिक्स जो है कि डेड लोड को कैसे निकाले, डेड लोड या सेल्फ वेट को कैसे निकाले। डेड लोड सो इसे सेल्फ वेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका जो ओन वेट है दैट विल एक्ट एज अ डेड लोड। ओके, डेड लोड क्या है, डेड लोड मतलब ऐसा एक लोड जो थ्रू आउट इट्स लाइफ उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। दैट इज द बेसिक्स ऑफ डेड लोड। सो से वी हैव ए बीम। ओके, अभी समझते हैं कि सेल्फ वेट को कैसे निकाला जाएगा। से वी हैव ए बीम। सर सर यस सर वेटिंग में ज्वाइन कर दी। ओके, सो एक बीम है, से वी हैव ए बीम, सपोर्ट भी दे दो। सो इस बीम का लेंथ दिया हुआ है, से द लेंथ इज गिवन, लेंथ गिवन, इसका जो सेक्शन है दैट इज आल्सो गिवन, so that is B, that is overall depth D, and if there is reinforcement then say we have a effective depth। so effective depth क्या था, it is the distance from the extreme compression fiber to the center of the tensile zone। okay, now अभी देखो ये बीम दिया हुआ है ना, इस बीम का सेल्फ वेट को कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द सेल्फ वेट ऑफ दैट बीम सेक्शन। तो सेल्फ वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, we need यूनिट वेट। सो गामा को अगर लिखेंगे यूनिट वेट स्लैश, इसे हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, वेट डेंसिटी। नाउ तो अगर हमें वेट डेंसिटी का मतलब क्या है, गामा का मतलब क्या है, वेट डेंसिटी का मतलब क्या है, दैट इज द वेट बाय वॉल्यूम। गामा का मतलब है, वेट डेंसिटी का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम हमें दो डेंसिटी मिलता है, एक है वेट डेंसिटी, दूसरा है मास डेंसिटी। सो वेट डेंसिटी मींस वेट बाय वॉल्यूम एंड रो मिलता है दैट इज मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। सो ये क्या हो जाता है, रो इज इक्वल्स टू एम बाय वी, मास बाय वॉल्यूम। सो इन दोनों के बीच में क्या है, एक है वेट डेंसिटी दैट सेज अबाउट द वेट पर यूनिट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वन इज मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट और मास में क्या रिलेशन है, W इक्वल्स टू एम इंटू जी। ओके, सो अभी मान लो कि हम लोगों के पास वेट डेंसिटी पता है, इफ वी नो द वेट डेंसिटी देन हम लोग इस बीम का जो डेड लोड है या फिर सेल्फ वेट है, वो सेल्फ वेट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी बोलो कि इसका टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट
WT अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय गामा, तो गामा मल्टीप्लाइड बाय इसका टोटल वॉल्यूम, राइट। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो गामा इंटू B इंटू डी इंटू एल, इतना हो जाएगा। अभी वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट क्या होता है, वेट को आइदर न्यूटन या फिर किलो न्यूटन में लिखा जाता है, न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। मास का क्या होता है, मास का केजी, ओके। सो इस तरीके से हम लोग टोटल वेट निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी अगर तुम्हें वेट निकालने के लिए बोले पर मीटर लेंथ पे, पर मीटर लेंथ पे कितना वेट आ रहा है, सो वेट पर मीटर लेंथ कितना आएगा, वेट पर मीटर लेंथ। दूसरा केस, टोटल वेट तो मिल गया कि इतना न्यूटन होगा या किलो न्यूटन होगा, वॉट एवर जो तुम्हारा ए न्यूटन में होगा, और ये जो गामा जिस यूनिट में दिया हुआ होगा उसी हिसाब से तुम्हारा न्यूटन या किलो न्यूटन चेंज होता जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। बस अभी वेट पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ पे अगर हमें चाहिए, पर मीटर लेंथ पे चाहिए, तो क्या करेंगे, एल से डिवाइड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा फिर, गामा इंटू बी इंटू डी, ओके। सो न्यूटन पर मीटर से हम लोग गामा को हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यूटन पर से मीटर क्यूब के हिसाब से देख रहे हैं। सो इसी हिसाब से गामा इंटू बी इंटू डी मिल जाएगा, ओके। सो बेसिकली हम लोग अगर यूनिट वेट को जानेंगे, इफ यू नो द यूनिट वेट, then we can easily calculate the value of the total weight of the what the element is उसके लिए। और पर मीटर, इवन पर मीटर स्क्वायर के लिए भी चाहिए, अगर पर मीटर स्क्वायर लिखे चाहिए तो बस गामा इंटू डी, बी को नेग्लेक्ट कर दो। जैसे कि जब हम लोग स्लैब के केसेस देखेंगे तब पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में उसका लेंथ है, तो तब पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो बेसिक्स क्या है कि अगर हमें सेल्फ वेट निकालना है, पहले देखो हम अभी हम लोग जब डिजाइन करेंगे पर मीटर में चाहिए होगा बीम के लिए पर मीटर, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड दिया हुआ होगा दैट इज एज्यूम्ड एज ए यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सो पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ होगा। सो टोटल वेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नाउ यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर गामा हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम में टोटल वेट मिल जाएगा, ओके। पर मीटर में अगर चाहिए तो गामा इंटू बी इंटू डी, एल को डिवाइड कर दो, ओके। सो हमें क्या चाहिए, अभी प्रॉब्लम आया है कि गामा के बारे में जानना होगा डिफरेंट मटेरियल के लिए। सो पहले वो देख लेते हैं कि हम लोगों को आरसीसी में जितना मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसके लिए ये जो गामा का वैल्यू कितना होता है, दैट मीन्स द वेट डेंसिटी, उसको हम लोग निकालेंगे, ओके। सो अभी हम लोग से वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों देख लेते हैं। मटेरियल, लिखो इसको पॉइंट आउट करके, मटेरियल्स वेट डेंसिटी, और इसे यूनिट वेट भी बोलते हैं। गामा एंड मास डेंसिटी भी हम लोग लिख लेते हैं, रो, ओके। सो पहले मटेरियल क्या होता है हम लोगों का, से सीमेंट। सो पहले आरसीसी सेक्शन के लिए क्या होता है देख लेते हैं। आरसीसी के लिए ये जो वेट डेंसिटी लिया जाता है, आरसीसी के लिए जो वेट डेंसिटी लिया जाता है दैट इज कोड सेज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी हो जाएगा 2500 केजी पर मीटर क्यूब। मास का यूनिट ऑलवेज केजी होता है और वेट का यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन। सो एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन इज इक्वल्स टू, अगर तुम्हारे पास 1 केजी का एक सब्जेक्ट है और उसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सीलरेशन देना चाहते हो, देन तुम्हें 1 न्यूटन फोर्स चाहिए। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ पीसीसी, पीसीसी के लिए होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज द वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी होता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। सीमेंट के लिए कितना होता है, सीमेंट के लिए होता है लगभग 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ओके। नाउ सीमेंट हो गया, और क्या चाहिए, स्टील।
स्टील के लिए होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 7850 केजी पर मीटर क्यूब स्टील हो गया। ओके, सैंड। सैंड दो काइंड ऑफ सैंड होता है। अभी सैंड का जो यूनिट वेट होता है वो वेरी करता है, वो ड्राई सैंड है कि वेट सैंड है, इसीलिए ये वेरी वेरी करता है। सो ड्राई सैंड के लिए अगर ड्राई सैंड लिखेंगे, ड्राई सैंड के लिए लगभग 16 के आसपास होता है। ओके, ये वेरी करता है, सैंड के लिए वेरी करता है, यही वैल्यू आता है, सब जगह आएगा नॉट नेसेसरी, नियर अबाउट 16 के आसपास आता है। क्योंकि मेरा सैंड का कभी कोट सैंड हो सकता है, कभी फाइन सैंड हो सकता है, कभी उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो सकता है, कभी मॉइस्चर कम हो सकता है। सो ये वेरी करता है 16 to 18। सो ड्राई सैंड के लिए 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 1600 केजी पर मीटर क्यूब। और जो वेट सैंड है, ये ड्राई है, वेट सैंड के लिए होता है 18.5 और 18.4 इसके आसपास वेरी करता है। सो 18.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब 18400 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए कितना होता है? वाटर के लिए तुम लोग बताओ, वाइट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 वाइट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? कुछ बोलने से पहले सोचो एक बार। हाँ, वाइट डेंसिटी पूछा है सर 9810। वाइट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो दैट्स थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर कि इसके अलावा हम लोग जो डेड लोड है उस चीज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम लोग वेट डेंसिटी जाने या फिर मास डेंसिटी भी अगर हमें पता है तो हम लोग जी से डिवाइड करके भी हम लोगों को मिल सकता है। बट अगर हमें वेट डेंसिटी या मास डेंसिटी दिया हुआ है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ ए मेंबर। सो लिख लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्विकली। सर वहां पर 1840 केवल होगा ना, एक ही जीरो होगा यस, ना? 1.40 डबल जीरो लगा दिया ना। यस, 1840 केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब क्या हो रहा है? आइदर दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम और द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो चलो हम लोग क्विकली सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। से वी हैव ए बीम ऑफ ओके, यहाँ पे जो टोटल वेट होगा, इस जगह पे जो टोटल वेट होगा, टोटल वेट, ये जो वॉल्यूम लिखा है, अच्छा इसको मैं छोटा डी माना था। ओके, तो इस चीज को इरेज कर दो, क्योंकि जब टोटल वेट चाहिए हमें टोटल क्रॉस सेक्शन चाहिए। सो बेटर राइट डाउन हियर कि दैट वन इज योर कैपिटल डी। सो कैपिटल डी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कैपिटल डी हो जाएगा, उसको छोटा डी कर दिया था, और ये भी कैपिटल डी हो जाएगा। ओवरऑल सेक्शन, क्योंकि कंक्रीट तो नीचे भी है। ओके, सो बी इंटू डी, इस चीज को अच्छे से लिख लो एक बार। ओके, पूरा सेक्शन चाहिए, पूरा सेक्शन। वॉल्यूम मतलब क्या है? पूरा पूरा। सो ये छोटा डी लिखा था इसलिए छोटा डी इधर लिख दिया था, बट कंफ्यूज नहीं होगे। ओवरऑल डेप्थ को कैपिटल डी और इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल डी से अगर डिनोट करोगे तो। ओके, सो अभी अगर हमें से हम लोगों के पास एक बीम है, से कोई भी बीम है, से वी हैव ए आरसीसी बीम, आरसीसी बीम जिसका बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है से 300 mm and the overall depth is also given, that is 500 mm. So that is width given and that is overall depth. Now पूछा है कि find out the self weight per meter length, find out the self weight per meter length. So क्या कैसे find out कर सकते हैं?
So that is a RCC beam. So that is a for a RCC beam, लिखो for a RCC beam. For a RCC beam B दिया हुआ है, D दिया हुआ है, find out the जो सेल्फ वेट है पर मीटर लेंथ पे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस? तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे कि हम लोगों को पता है कि आरसीसी के लिए गामा कितना होता है, गामा क्या है, दैट इज द वेट डेंसिटी 25 kg per meter cube. 25 not kg per meter cube, it's kilo newton per meter cube. 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी, वेट ऑलवेज न्यूटन किलो न्यूटन में होता है, मास केजी पे होता है। ओके, इस दो बेसिक चीज में गलती मत करना। तो सेल्फ वेट कितना हो जाएगा, सेल्फ वेट हो जाएगा तुम्हारा गामा मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू डी, सो दैट कम्स एज 25। देखो अभी 25 केजी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, बट ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, सो इसको मीटर में करना होगा 0.3 इंटू 0.5, so 25 multiplied by 0.3, 0.15, so that comes as I think 3.75, right? 3.75 kN per meter. 3.75 किलो न्यूटन पर Newton per meter. सो यहाँ पे मीटर एक था, यहाँ पे मीटर था, 25 के लिए मीटर क्यूब था, इसीलिए 2 मीटर कैंसिल आउट हो गया, पार 1 मीटर रहा। क्लियर? कैसे निकालेंगे? अभी अगर इसका लेंथ भी बता दिया, मान लो कि इसका लेंथ भी है, से किसी प्रॉब्लम में लेंथ भी बता दिया है, से लेंथ इज इक्वल्स टू कोई भी ले लो 5 मीटर ले लो। नाउ पूछा है टोटल वेट, टोटल वेट कितना होगा? 18.75 kilonewton. यस, सो पर मीटर के हिसाब से मुझे इतना मिला, सो टोटल कितना हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 5, हाउ मच इज कमिंग, कितना आ रहा है? 18.75. 18.75 75 kilonewton. किलो न्यूटन, राइट, टोटल लोड। गुड। सो हम लोग कोई भी सेक्शन अगर दिया हुआ होगा तो उसके लिए सेल्फ वेट को कैसे निकाल सकते हैं, एसी के। एनी डाउट? क्लियर हुआ? ओके, अभी और भी कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डेप्थ, इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर के बारे में पढ़े थे। ओके, नाउ किसी प्रॉब्लम में ये भी बोला था कि किसी प्रॉब्लम में तुम्हारा जो स्टीरअप्स है, किसी प्रॉब्लम में क्या, मैक्सिमम ऑफ प्रॉब्लम और डिजाइन में तुम्हारा जो स्टीरअप्स है उसका डाया दिया हुआ नहीं हो सकता है। सो उस केस के लिए क्या बोला था कि जो तुम्हारा इफेक्टिव डेप्थ तो हमें पता है, दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ एंड दिस पोर्शन इज योर इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव cover. So in this case where the dia of stirrups are not given, so for these cases तुम्हारा effective cover हो जाएगा क्या, clear cover प्लस क्या होगा, बोलो तुम लोग बताओ। अगर a diameter of bar है, phi है diameter of bar, क्या हो जाएगा just 5/2, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीरअप नहीं है। इस लास्ट तक तब हम लोग क्लियर कवर मेंशन करेंगे और उसके आगे we will consider it as a main reinforcement. So इस कंडीशन को भी याद रखो। इस कंडीशन से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि इफेक्टिव कवर ऑफ ए बीम सेक्शन डिपेंड्स ऑन, अभी 4 ऑप्शन दे देगा, डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, नन ऑफ दिस। क्या होगा फिर? डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, बिकॉज Dia of main reinforcement. फाई इज वेरिंग। ओके, इसके बाद अभी ये तो एक सेक्शन है, ये हम लोगों ने एक सेक्शन लिया है। ओके, सो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी होगा, AST शुड बी देयर। नाउ से इसका ओवरऑल डेप्थ है, तुम्हारा ओवरऑल डेप्थ है D, सो सेल्फ वेट जब निकालोगे ऑलवेज द ओवरऑल डेप्थ, क्योंकि हमें पूरा सेक्शन चाहिए, पूरा सेक्शन के लिए ही चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखो, अभी अगर पूछे कि परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर दिस सेक्शन, परसेंटेज ऑफ स्टील, इसको PT से डिनोट किया जाता है। मतलब ये जो सेक्शन मेरा है, जितना इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है, AST है,
उसी हिसाब से, मतलब कंक्रीट जितना इफेक्टिव कंक्रीट है उसी हिसाब से और उसके रेस्पेक्ट में हमें कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू लिखते हैं AST बाय, देखो अभी बताओ कि इस सेक्शन में इफेक्टिव कंक्रीट कौन सा है। जितना तक कंक्रीट तुम्हारा ये जो डी डेप्थ तक है उसके ऊपर जितना कंक्रीट है वो इफेक्टिव कंक्रीट है, बाकी नीचे कवर के लिए जो कंक्रीट है उसे डिजाइन के लिए इफेक्टिव कंक्रीट नहीं माना जाता है। सो AST बाय BD, यहाँ पे स्मॉल d होगा, BD इंटू 100, दैट वन इज द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर्मूला, कि मेरा ये जो BD सेक्शन है कंक्रीट के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील उस सेक्शन में दिया हुआ है। सो PT इज इक्वल्स टू AST बाय BD इंटू 100। AST क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ स्टील, BD क्या है, दैट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंक्रीट। देखो अगर ये तुम्हारा विथ B है, इस बीम के लिए विथ B है और दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, देन PT इज इक्वल्स टू AST बाय BD इंटू 100। ओके, सो से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तुम लोग सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि say we have a beam of say 250 into 350 mm, okay, the clear cover is 25 mm से, द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, द टेंसाइल रेनफोर्समेंट थ्री नंबर ऑफ 16 mm dia bars. Okay, now calculate the percentage of steel. Calculate the परसेंटेज ऑफ स्टील। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ। एक सेक्शन दिया हुआ है तुम लोगों के लिए, सेक्शन क्या किया दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 250 mm। अगर ऐसा सेक्शन दिया हुआ है दैट मीन्स इट्स ओवरऑल डेप्थ। बीम के लिए जो दिया हुआ होता है वो बी इंटू ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से दिया हुआ होता है हर एक प्रॉब्लम में। अगर ऐसे बीम इज 250 mm into 400 mm, दैट मीन्स the width is 250 mm and the overall depth is 350 mm. Overall depth is 350 mm. Like here, overall depth is 350 mm. So this beam is 300 into 500 mm. Now for this section, percentage of steel निकालो। कैसे निकालोगे? तो पहले हमें PT इक्वल्स टू क्या जानते हैं, PT इक्वल्स टू B AST by BD into 100. So AST upon BD, D that is the effective depth, not the overall depth. So here क्या दिया हुआ है, that is your overall depth. Overall depth दिया हुआ है 350 mm. Now यहाँ पे जो reinforcement बोला है, ये reinforcement भी दिया हुआ है 3 number of 16.5 और क्लियर कवर दिया हुआ है यहाँ से लेके नीचे तक जो क्लियर कवर है, क्लियर कवर भी बोल दिया है 25 mm. सो पहले हमें क्या चाहिए, दो चीज निकालना होगा, AST निकालना होगा। AST तो निकल जाएगा 3 into π/4 into 16 स्क्वायर करके। दूसरा हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए। सो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2 5/2 राइट। सो 350 माइनस क्लियर कवर कितना था 25 माइनस 16/2 mm. So that comes as 317 सर। 317। ओके, नाउ AST निकाल लो, यहाँ पे बिठा दो डायरेक्टली PT। सो AST कितना होगा, 3 बार्स है 16 mm का, π/4 into 16 स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय B कितना है
250 mm इंटू तुम्हारा जो इफेक्टिव डेप्थ हुआ 317 mm इंटू 100, कितना वैल्यू आ रहा है? 74.23 ना उतना ज्यादा नहीं आएगा। सर 0.72 कुछ आ रहा है। ओके 0.7423 0.72 और 0.73%। सो यहाँ पे हम लोगों को 0.72% ऑफ स्टील यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड किए हैं फॉर दिस सेक्शन। क्लियर? ओके, so that's how we can calculate the percentage of steel for a given section. Clear?